हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। जनरल केमिस्ट्री में हम लोगों ने रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट कर दिया था। रेडियो एक्टिविटी के 2 लेक्चर हो गए थे। छोटे छोटे लेक्चर हैं, बहुत ज्यादा लेंदी क्लासेस नहीं होती हैं इस चैनल पे। आपको 30 to 25 मिनट में इतना मैटर मिल जाएगा कि आपकी चीजें बहुत ज्यादा क्लियर होंगी। दूसरी जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं जनरल केमिस्ट्री की क्लास, उसमें जो भी क्वेश्चंस रिलेटेड हैं रेलवे के एग्जाम्स में, यूपीएससी वगैरह में, तो वो सारे किए जाते हैं। टीजीटी पीजीटी के लिए भी जो जनरल क्लासेस जनरल पेपर होता है, जनरल पेपर में जो साइंस का पोर्शन आता है वो सारा यहाँ पे कंप्लीट कराया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि कोई भी चीज यहाँ पे नहीं समझ में आ रही तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको जरूर बताएंगे। और अगर प्रैक्टिस सेशन इस समय थोड़े से कम हो गए हैं, थोड़ा सा क्लासेस भी कम हुई हैं, लेकिन ये रेडियो एक्टिव कंप्लीट कराने के बाद ऑलमोस्ट सारे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम प्रैक्टिस सेशन जनरल केमिस्ट्री का करेंगे और जनरल फिजिक्स का हम लोगों का चल रहा है, लेकिन अभी कुछ ब्रेक है। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी में हम लोगों ने एग्जाम्पल्स पढ़ लिए थे। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, ये हम लोगों ने सब पढ़ लिया था। अब हम देखते हैं कि हमारा जो कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उनमें 3 तरह की रेज निकलती हैं। ठीक है, ये अपने आप न्यूक्लियस से एमिशन करते हैं। ठीक है, जो रेडिएशन होती है सब्सटेंस से अपने आप निकलती रहती है, इसमें कोई रोक टोक नहीं होती है। न्यूक्लियस अपने इतना अनस्टेबल होता है, वो क्या करता है, अपने न्यूक्लियस में कुछ कमी करके अपने आप को स्टेबल बनाना चाहता है। ठीक है, तो जब बहुत सारी रेडिएशंस निकली तो 3 तरह की रेडिएशंस निकली। एक है अल्फा, एक है बीटा, एक है गामा। जरूरी नहीं है एक ही सब्सटेंस से तीनों गैसेस निकल जाए, तीनों रेडिएशंस निकल आए, और जरूरी ये भी नहीं है कि एक से ही तीनों निकल रही होंगी। ठीक है, मतलब ये अगर हमने कोई ए सब्सटेंस लिया तो अगर इसका रेडिएशन हो रहा है तो इसका जरूरी नहीं है, रेडियो एक्टिविटी हो रही है तो अल्फा बीटा गामा तीनों इसी से निकल रही हो। या फिर ये भी जरूरी नहीं है कि अल्फा ही निकल रही है बीटा नहीं निकल रही है। तो कुछ भी हो सकता है, कोई 2 रेडिएशन भी निकल सकती है, कोई मतलब एक भी निकल सकती है, तीनों भी निकल सकती हैं। तो सबके अलग अलग पढ़ने के या मेजर करने के क्राइटेरिया है। ठीक है, रेम्स रेड्स ये सब हम लोगों ने बात करी थी, जीएम मूलर इंस्ट्रूमेंट की बात करी थी, तो वो सब डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहला क्या है, जो अल्फा रेडिएशन है या अल्फा रे है उसको कहते हैं अल्फा रे जो है, या रेडिएशन बोलेंगे, रेडिएशन ही लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, अल्फा रेडिएशन। ठीक है, तो ये किसकी होगी, इसका जो न्यूक्लियस होगा। ठीक है, क्योंकि जो सब्सटेंस है वो रेडिएशन निकाल रहा है, तो जो हमारी रेडिएशन अल्फा बीटा गामा निकली है तो इनमें कुछ ना कुछ इनका आधार होगा। तो जो अल्फा रेडिएशन है वो हीलियम बेस्ड न्यूक्लियस होगा। ठीक है, इसका हीलियम बेस्ड न्यूक्लियस होगा, इसके पास न्यूक्लियस होगा। ठीक है, जो हीलियम कैसा जो न्यूक्लियस कैसा होगा, हीलियम लाइक होगा या हीलियम होगा। ठीक है, तो अल्फा को हम हीलियम लाइक या 4He2 ऐसे लिख सकते हैं। और इसमें चार्ज होता है +2, हैव चार्ज +2, इसमें +2 चार्ज। अब बीटा रेडिएशन की बात करें तो ये कैसा होगा, ये इलेक्ट्रॉन लाइक होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लाइक, जितना छोटा इलेक्ट्रॉन होता है। अब जैसे हम बात करते हैं कि ये हमारा एटम है और ये हमारा न्यूक्लियस है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एज अ बॉल है और जो एटम है वो एज अ प्लेग्राउंड है। इतना अंतर हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और एटम में इतना अंतर हो जाता है कि जो हमारी क्रिकेट बॉल है वो एज इलेक्ट्रॉन है, और पूरा क्रिकेट ग्राउंड है या फुटबॉल ग्राउंड है वो क्या है, उतना बड़ा एटम है। तो इलेक्ट्रॉन और एटम में इतना अंतर होता है। तो ये हीलियम एटम है, ये हीलियम न्यूक्लियस है,
जिसके पास +2 चार्ज है। तो इसमें और इसमें बहुत अंतर होगा, ठीक है, मास का भी अंतर होगा, साइज का भी अंतर होगा। तो बीटा रेडिएशन जो है हमारी इलेक्ट्रॉन लाइक है, और इसमें जो होगा चार्ज होगा हमारा -1, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, एंड चार्ज इज -1, तो इसमें -1 चार्ज होगा। गामा रेडिएशंस क्या है? ये ऐसी रेडिएशन है जिनमें केवल केवल क्या है, एनर्जी है, ठीक है। हमारे पास रेडियो एक्टिविटी होगी किसी भी सब्सटेंस में, तो 3 तरह की रेडिएशन निकलेंगी, अल्फा, बीटा, गामा। तो अल्फा क्या है? हीलियम लाइक होता है, हीलियम न्यूक्लियस होता है। बीटा जो है इलेक्ट्रॉन लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें उसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, उसके पास चार्ज -1 होगा, इलेक्ट्रॉन के क्या कहते हैं, हेड पे 0 होगा, बॉटम पे 1 होगा, ठीक है। गामा रेडिएशन की बात करते हैं, गामा रेडिएशन में कोई चार्ज नहीं होगा, इसको केवल एनर्जी रेडिएशन बोलेंगे, ठीक है, एनर्जी रेडिएशन, नो चार्ज, ठीक है। जब भी हम बात करेंगे, जैसे हमने ये कोई सब्सटेंस से रेडिएशन निकल रही, ठीक है, और यहाँ हमने मैग्नेट लगा दिया, या फिर हमने कुछ इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी, ठीक है, मैग्नेट या इलेक्ट्रिसिटी पास कराने की बात करेंगे, तो जो गामा रेडिएशन है वो सीधे चली जाएंगी, उनमें कोई डेविएशन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ना उनके पास चार्ज है और ना ही उनके पास कोई मास जैसा मटेरियल है, ठीक है। और अगर अल्फा रेडिएशंस होंगे तो वो बहुत ज्यादा डेविएशन करने को मिलेंगे, अल्फा रेडिएशंस मैग्नेट की तरफ मुड़े हुए मिलेंगे, ठीक है। और बीटा रेडिएशन होंगे वो हल्के हल्के मुड़े होंगे, क्योंकि अल्फा के पास ना बहुत ज्यादा चार्ज भी है और मास भी है, और बीटा के पास क्या चार्ज कम है रिस्पेक्ट टू अल्फा। तो अल्फा होंगे तो बहुत अच्छे से डेविएट कर रहे होंगे, और बीटा जो होंगे वो कम डेविएट कर रहे होंगे, और गामा तो कहीं भी किसी भी कीमत पे डेविएशन नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे चार्ज लिखते हैं, चार्ज इज इक्वल टू 0 या नो चार्ज, ठीक है। अब हम बात करते हैं आयनाइजेशन पावर। हम लोगों ने लास्ट टर्म पे पेनिट्रेशन पावर पढ़ी थी, अभी हम आयनाइजेशन पावर पढ़ेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का। इसको रब करते हैं, आयनाइजेशन पावर समझते हैं होता क्या है, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ डीके समझेंगे। आयनाइजेशन पावर या आयनीकरण भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, आयन कैसे बनते हैं? आयन बनते हैं इलेक्ट्रॉन के रिमूवल से, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रॉन रिमूवल पावर। तो ऐसा कौन है जिसके पास इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की पावर, ठीक है। या फिर इसको लिख सकते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की रिमूवल पावर, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की पावर, या एनर्जी रिक्वायर्ड, ऐसी एनर्जी की नीड हो, एनर्जी की जरूरत हो जिससे हम इलेक्ट्रॉन निकाल सके, तो वही जिस
एनर्जी से हम इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, मतलब हमारे पास एटम है, एटम के आउटर मोस्ट शेल पे, वैसे तो कोई भी शेल से हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, लेकिन जनरली हम बात कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट शेल पे जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको निकालना। अब इस इलेक्ट्रॉन को एटम के ऑर्बिटल शेल से निकालने के लिए जो हमको एनर्जी लगेगी वही होगी आयनाइजेशन पावर या आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो जिसके पास ज्यादा चार्ज होगा उसके पास ज्यादा एनर्जी होगी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन निकालनी है, उसका चार्ज ज्यादा होगा। कैसा चार्ज ज्यादा होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे मोर द चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, हायर विल द ionization power. So more will be the positive charge, higher will be the ionization power. More is the I more is the positive charge, higher will be the ionization power. ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन पावर लिख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन। अब ऑर्डर क्या होगा? हमने देख लिया है कि जिसमें ज्यादा चार्ज होगा वही इलेक्ट्रॉन ज्यादा अच्छे से रिमूव कर पाएगा, वही इलेक्ट्रॉन ज्यादा अच्छे से शेल से निकाल पाएगा, आउटर मोस्ट शेल से निकाल पाएगा एटम के। तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन पावर अल्फा की होगी क्योंकि इस पे चार्ज है, फिर बीटा की होगी, फिर गामा की होगी। ठीक है, अब यहाँ पे पॉजिटिव ना भी लिखें तो भी बात हो जाएगी, क्योंकि अल्फा के पास +2 चार्ज है, इसके पास -1 चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चार्ज है और यहाँ पे नो चार्ज। तो जिसके पास ज्यादा चार्ज होगा वो ज्यादा अच्छे से आयनाइजेशन करेगा, तो ये बहुत अच्छे से करेगा। ये हो सकता करे या ना करे। और गामा क्या है? गामा रेडिएशन होगा तो कोई भी चार्ज का देखने को नहीं मिलेगा, या फिर ये इलेक्ट्रॉन का रिमूवल नहीं कर पाएगा, या फिर अगर कर भी रहा होगा इलेक्ट्रॉन का रिमूवल तो वो बहुत ज्यादा कम अमाउंट में होगा, या बहुत ज्यादा एनर्जी हमको देनी पड़ेगी, एक्सेस। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डीके। तीनों डीके आज खत्म करेंगे और उसके बाद यूजेस हैं, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो उपसो ये नोट कर लिया होगा, आयनाइजेशन पावर समझ में आ गया होगा। किसी भी एटम के शेल में इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हम एनर्जी देंगे, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है ना किसी स्टेबल चीज से। अगर जैसे हमने देखा कि हमारे पास क्या है, एक बढ़िया सी कोई बॉल है, ठीक है, फुटबॉल ले लेते हैं। फुटबॉल है हमारे पास, हम क्या करेंगे, फुटबॉल में ऐसे ऐसे बना होता है ना, ये ऐसे पेंटागन हेक्सागन जैसा बना होता है ऐसा। तो हम क्या करना चाहते हैं, पूरी फुटबॉल से अपना एक ये पार्ट निकालना चाहते हैं। तो इस पार्ट को निकालने के लिए हमें कुछ जरूरत पड़ेगी शार्प मटेरियल की, जिससे हम ये निकाल सके। तो हम एक तरह से एनर्जी लगा रहे हैं, पावर लगा रहे हैं उस पूरी बढ़िया सी बॉल से अंदर से एक पार्ट निकालने के लिए। तो वैसे ही हम एक स्टेबल चीज से जो बहुत ज्यादा स्टेबल फॉर्म में है उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वो ऐसा इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश सबसे ज्यादा अल्फा करेगा, फिर बीटा, फिर गामा। ठीक है, पेनेट्रेशन पावर इसका उल्टा होगा।
तो होप सो समझ में आ गया होगा। इसको रब करते हैं, टाइप्स ऑफ डीके समझते हैं। टाइप्स ऑफ डीके। अब टाइप्स ऑफ डीके में पहला है अल्फा डीके। डीके मतलब खराब करना या कोई चीज कमी आना या डैमेज होना। बीटा डीके एंड थर्ड इज गामा डीके। अब डीके वर्ड इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि जो भी सब्सटेंस से अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस निकल रही हैं उस सब्सटेंस को एक तरह से वो डैमेज कर रही है। क्योंकि न्यूक्लियस अनस्टेबल है, न्यूक्लियस अनस्टेबल है तो वो क्या कर रहा है, अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप से कुछ एनर्जी, कुछ रेडिएशन, कुछ इलेक्ट्रॉन के साथ, कुछ मास के साथ निकालने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो रेडिएशंस निकल रही हैं तीन तरह की, जिसमें एक के पास मास भी है, चार्ज भी है, एक के पास केवल चार्ज है, एक के पास क्या है, केवल एनर्जी है। ठीक है, तो हमने डीके की बात करी, टाइप्स ऑफ डीके। तो जनरली जो एक इक्वेशन लिखी जाती है अल्फा डीके के लिए वो हम लोग लिखते हैं। तो पहले है एक्स जिसका एटॉमिक नंबर Z है, एटॉमिक मास A है, अगर इसके साथ अल्फा डीके होता है, कोई सब्सटेंस है जिसका एटॉमिक नंबर A है, एटॉमिक नंबर Z है, एटॉमिक मास A है, तो इसका अगर अल्फा डीके होगा तो क्या होगा, तो इसके चार्ज में 2 की कमी आ जाएगी और मास में 4 की कमी आ जाएगी। ठीक है, और साथ में इसके एक और सब्सटेंस निकलेगा या एक रेडिएशन निकलेगी जिसको हम अल्फा नाम देंगे। ठीक है, जो अल्फा 2 और 4। ठीक है, इसी को हीलियम बोलते हैं। ठीक है, अल्फा रेडिएशन निकल रही है, इसी को हम हीलियम बोलते हैं। ठीक है, अगर यही बात हम बीटा डीके के बारे में बात करें तो बीटा डीके में क्या होगा, यही बात हम बीटा डीके में करें तो क्या होगा, एक्स जिसका एटॉमिक नंबर Z है, एटॉमिक मास A है, जब इसमें बीटा डीके होगा, यहाँ पे अल्फा लिख देते, अल्फा डीके, यहाँ पे बीटा डीके। जब बीटा डीके हो रहा होगा तो एक्स के मास में कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा, जेड से एक चार्ज कम हो जाएगा या एटॉमिक नंबर में नहीं एक कम नहीं होगा, एक का एडिशन हो जाएगा, तो एटॉमिक नंबर एक से बढ़ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जा रहा है, यहाँ एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा और साथ में क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, साथ में मिलेगा एक बीटा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल। ठीक है, और एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाएगा +1 से और एटॉमिक मास एज इट इज रहेगा। अब हम गामा डीके की बात करते हैं। यहाँ क्या होगा, अगर एटॉमिक नंबर Z है, एटॉमिक मास A है, इसके साथ अगर गामा डिके हो रहा है तो क्या होगा, कोई सब्सटेंस है उससे बीटा गामा रेडिएशंस निकल रही हैं तो क्या होगा, कुछ भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ना एटॉमिक नंबर में चेंज होगा ना एटॉमिक मास में चेंज होगा, लेकिन फिर भी हमें कोई ऐसा एनर्जी जैसा जिसके पास ना तो इलेक्ट्रॉन है ना तो प्रोटॉन है, ना उसका कुछ मास है ना उसमें चार्ज है, वो हमको एनर्जी के फॉर्म में रेडिएशंस निकलती हुई मिलेंगी, वही है गामा डीके। तो होप सो ये चीज समझ में आई होगी।
तो अल्फा डीके में क्या हो रहा होगा, हमारे एटॉमिक नंबर में 2 से कमी आएगी, हमारे एटॉमिक मास में 4 से कमी आएगी, और जो हमें रेडिएशन मिलेगी वो हीलियम लाइक न्यूक्लियस होगा। ठीक है, एक पार्टिकल निकल रहा है, ठीक है, अगर एक अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा है किसी भी सब्सटेंस से, ठीक है, वो क्या कर रहा है, डिसइंटीग्रेट कर रहा है वन पार्टिकल। ठीक है, अगर डीके हो रहा है, अल्फा डीके हो रहा है, तो इस प्रोसेस में एक क्या एक पार्टिकल बन रहा है जिसका नाम है अल्फा पार्टिकल, जो क्या होगा, हीलियम की तरह होगा। ठीक है, हीलियम लाइक पार्टिकल होगा। ठीक है, जिसकी वजह से जो पेरेंट पेरेंट न्यूक्लियस होगा उसमें 2 की कमी देखने को मिलेगी डॉटर शेल में, और मास में 4 को देखने की कमी मिलेगी। ठीक है, अगर बीटा डीके की बात करी जाए तो बीटा डीके में क्या होगा, एटॉमिक नंबर जो है 1 नंबर बढ़ जाएगा, एटॉमिक मास एज इट इज रहेगा, और जो ये निकलेगा यही क्या है, बीटा रेडिएशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होती है, उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, मास नहीं होता है, बहुत ज्यादा, ऑलमोस्ट 0 मान लिया जाता है। ठीक है, ये है अल्फा। अब अगर गामा रेडिएशंस की बात करें तो ना इसमें एटॉमिक नंबर में चेंज आएगा, ना एटॉमिक मास में चेंज आएगा, हमें केवल केवल एक ऐसा एनर्जी का फॉर्म मिलेगा जिसमें क्या होगा, केवल एनर्जी होगी, ना कोई चार्ज होगा, ना कोई मास होगा। तो हो सकता है अब चीजें और क्लियर हुई हो। एटॉमिक मास सेम होगा, एटॉमिक नंबर सेम होगा। ठीक है, तो ये तीनों चीजें ऑलमोस्ट क्लियर हो गई होंगी, इसको नोट कर लीजिए। पेरेंट न्यूक्लियस से जो न्यू न्यूक्लियस या डॉटर न्यूक्लियस बनेगा अल्फा डीके में, उसमें एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आएगी, एटॉमिक मास में 4 की कमी आएगी। ठीक है, एक अल्फा पार्टिकल बनेगा। बीटा डीके में क्या होगा, पेरेंट से डॉटर शेल में एटॉमिक नंबर में 1 बढ़ के मिलेगा, या 1 ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक मास सेम रहेगा, और साथ में इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, या बीटा रेडिएशन मिलेगी जो इलेक्ट्रॉन की तरह होते हैं। फिर गामा रेडिएशन होगा, उसमें क्या होगा, ना एटॉमिक नंबर में चेंज मिलेगा, ना एटॉमिक मास में चेंज मिलेगा, हमको क्या मिलेगी, एनर्जी का फॉर्म मिलेगा। होप सो इतना नोट हो गया होगा, इसको रब करते हैं। अब हम यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी पढ़ते हैं। यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी बहुत बार पूछा गया है, हमेशा पूछा जाता है, और जो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बेस पे चीजें क्लियर करना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, वो जो एक एक नंबर 2 2 नंबर से पीछे रह जा रहे हैं, या फिर स्टैटिक जीके में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व कर दी जाती हैं, बताया जाता नहीं है, तो उनकी वजह से ये आपको ऐसी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहेंगी। तो होप सो ये नोट हो गया, इसको रब करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, ये जो रेडियो एक्टिविटी पढ़ाई जा रही है, क्यों पढ़ाई जा रही है, इसका कुछ ना कुछ तो एप्लीकेशन फॉर्म होगा, कुछ ना कुछ यूजेस होंगे, वो हम सब पढ़ते हैं। तो सबसे ज्यादा हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी में यूरेनियम 238 के बारे में। जो यूरेनियम 238 है वो क्या कर रहा है, वो मेजर करने में हेल्प करता है। क्या मेजर करता है, एज ऑफ अर्थ यूज्ड टू मेजर एज ऑफ अर्थ। ठीक है, जब हमें
अर्थ की एज का पता लगाना होगा तो हम यूरेनियम 238 को क्या करेंगे, यूज करेंगे, या फिर इसको नाम देते, इसको ऐसे नहीं लिखे, हाँ, या फिर इसको नाम दे देंगे यूरेनियम डेटिंग। ठीक है। सेकंड जो हमारे पास होगा, बहुत ज्यादा सुना होगा हम लोगों ने, कार्बन डेटिंग। ठीक है, कार्बन डेटिंग। अब कार्बन डेटिंग क्या है, अभी बहुत ज्यादा न्यूज में था। ठीक है, लास्ट ईयर या उससे पहले की बात, कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग में क्या होता है, कार्बन जो होता है, जैसे तो जनरली कार्बन का मास 12 होता है। ठीक है, बहुत कम अमाउंट में C14 मिलता है। जो C14 होता है वही क्या दिखाता है, रेडियो एक्टिविटी दिखाता है। उसमें हम स्पेक्ट्रम भी देखते हैं, कार्बन 13 का NMR स्पेक्ट्रम वगैरह, एक्सरे वायरे, एक्सरे गामा रे, ये सब की बात होती है केमिस्ट्री में। ठीक है, तो फिजिक्स में भी। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कार्बन डेटिंग की। तो कार्बन डेटिंग में कहीं भी अगर जैसे बहुत ज्यादा मुद्दे चल रहे हैं अभी आसपास में, कि कोई भी सब्सटेंस मिला, कोई भी चीज मिली, तो उसको पता करना कि वो कितना पुराना है। जैसे फॉसिल मिला, ठीक है, डायनासोर के दांत मिले या डायनासोर का स्केलेटन मिला, कंकाल तंत्र मिला, तो उसको क्या करेंगे, उसको पता करेंगे कि वो कितना पुराना है। तो कार्बन डेटिंग यूज हो रही है फॉसिल के लिए। फॉसिल जो जैसे पेड़ वगैरह मिल गए, ठीक है, पुराने पेड़ मिल गए, किसी की हड्डियां मिल गई, किसी कोई मॉन्यूमेंट मिल गया, कोई पत्थर की चीज मिल गई, या कोई मूर्ति मिल गई, कोई भगवान की मूर्ति मिल गई, तो हमें पता करना है कि वो कितना पुराना है। तो पहली चीज उसको तोड़ के पता करना पड़ता है। ठीक है, जब भी कार्बन डेटिंग होगी तो उस मटेरियल में को कुछ ना कुछ उसकी क्या करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ उसमें टूट फूट जरूर होगी। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा लास्ट ईयर आई थिंक बहुत ज्यादा इसका पूरा न्यूज चैनल वाले बता रहे थे। एज ऑफ फॉसिल्स और रॉक्स, ये क्या बताएगा, एज ऑफ फॉसिल्स और रॉक्स। ठीक है, तो ऐसा लग रहा था कि पूरा स्पेक्ट्रम न्यूज में ही बता दिया जाएगा कि क्या हो रहा है, कैसे डेटिंग हो रही है, कैसे क्या हो रहा है, सब बता रहे थे। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये न्यूज में क्यों बता रहे हैं कि ठीक है कोई चीज मिली, कोई मॉन्यूमेंट मिला, कोई मंदिर मिला, कोई मस्जिद मिला, कुछ भी मिला, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था ये जनता को क्यों समझा रहे हैं कि कार्बन डेटिंग क्या होती है। जिसको पढ़ना है वो एक्चुअली 11th 12th में पढ़ चुका है, और जिसको नहीं पढ़ना है या फिर जो जिसको नहीं पढ़ना उसको वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये जो कार्बन डेटिंग है ये जनरली पूछा जाता है, यूरेनियम डेटिंग भी पूछा जाता है। ये वर्ड ध्यान रखिएगा आप, कार्बन डेटिंग और यूरेनियम डेटिंग का, कि ये वर्ड क्यों यूज हो रहे हैं। ठीक है, एक तरह से एज पता कर रहे हैं। ठीक है, फिर है ट्राइटियम। अब ये मैंने नहीं बताया था, ट्राइटियम क्या है। ट्राइटियम ये है हाइड्रोजन का एक आइसोटोप, हाइड्रोजन का आइसोटोप है, और ये क्या है, रेडियो एक्टिव इन नेचर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्या ये बताता है, ये एज ऑफ वाटर बताता है, एज ऑफ वाटर। ठीक है, तो ट्राइटियम क्या है, ओनली रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा ध्यान रखने की चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ है एज ऑफ वाटर पता करते हैं। ठीक है, पानी हमारा कितना पुराना है। ठीक है, अब जैसे कहीं कोई रॉक तोड़ा उसके अंदर से पानी निकला, कोई पहाड़ तोड़ा या कोई जमीन खोदी तो उसके अंदर पानी मिल रहा है। ठीक है, जो पानी मिल रहा है उस पानी को पता करना है, जो वाटर है उसको पता करना है कि उसका वो कितने टाइम से यहाँ पे है, यहाँ बंद है या इस झील के अंदर है। जैसे नहीं झीलें सूख जाती हैं
तालाब सूख जाते हैं, लेकिन जब खुदाई होती है, जब देखते हैं कि नीचे पानी है, तो उस पानी का एज पता करने के लिए, या फिर कहीं स्ट्रीम आ रही है कहीं से, तो उस स्ट्रीम को पता करने के लिए, झरना जैसा चीजें होती हैं, उन सबको पता करने के लिए यहाँ पे हम लोग ट्राइटियम डेटिंग या हाइड्रोजन का जो आइसोटोप है उससे पता करते हैं। फिर है हमारे पास सोडियम। ठीक है, सोडियम का एक आइसोटोप होता है जिसको Na24 कहते हैं Na24। इससे हम पता करते हैं अपने बॉडी में क्या फाइन जो हमारे पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है ना, कहीं भी कोई भी क्लॉटिंग हुई होगी या फिर कोई दिक्कत होगी ब्लड सर्कुलेशन में, वो बताता है। तो यूज टू डिटेक्ट प्रॉब्लम इन ब्लड सर्कुलेशन इन बॉडी, हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, उसमें अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसके लिए हम सोडियम आइसोटोप यूज करते हैं, जिसकी वजह से हम ब्लड सर्कुलेशन पता लगा सकते हैं। ठीक है, कैसा हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, कहाँ क्या दिक्कत है बॉडी में। फिर कोबाल्ट 60 की बात आएगी, जिससे कोबाल्ट 60 है, ये रेडियो एक्टिव इन नेचर होता है, और इससे हम कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं, ब्लड कैंसर का। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर। ठीक है, अब तो और भी बहुत मॉडिफाइड चीजें और एडवांस चीजें आ रही हैं, वो भी बताई जाएंगी। तो कोबाल्ट क्या कर रहा है, जहां ब्लड कैंसर है तो ये क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा सेल्स को जो अनवांटेडली बढ़ रही हैं। ब्लड कैंसर क्यों होता है, डब्ल्यूबीसी एक्सेस में बढ़ जाती है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो ब्लड कैंसर हो जाता है। अब ब्लड कैंसर हो रहा है, कोई चीज एक्सेस में बन रही है, तो कोबाल्ट क्या करेगा, ढूंढ ढूंढ के उनको डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है, जैसे जब हम लोग छोटे थे तो एक बताता था, एक जैसे सीरियल वगैरह कुछ आता था, तो उसमें क्या करते थे, एक डिटेक्टिव सीरियल आता था, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, तो उसमें क्या था कि ये गन है, ये गन से शूट करो तो ये जहां भी वो होगा, क्या साउंड डिटेक्ट करके मारते हैं। ठीक है, चोरों को या जो भी है उसको, जो हमारा क्रिमिनल है उसको उसके साउंड से, या जैसे भी पहचान के उसको मारेगी, तो घूम घूम के जा रही है। ठीक है, वो वाला सीन देखा होगा जनरली लोगों ने। ठीक है, फिर एक वो था जैसे जो दशरथ जी के पिता थे, या दशरथ जी है शायद, हाँ दशरथ जी थे, तो उनके उन्होंने क्या एक अमोघ बाण मारा था, आवाज सुन के उन्हें लगा कि हिरन पानी पी रहा है, तो वो भी ऐसे ही रहा होगा आई थिंक, अगर रहा होगा तो ऐसे ही रहा होगा, उन्होंने साउंड सुन के तीर मार दिया, वो पीछा करके उसको मार दिया। ठीक है, तो वैसे ही है ये हमारा कोबाल्ट 60, जिसमें क्या है, कैंसर की जो सेल्स हैं जो एक्सेस में बन रही है हमारी बॉडी में, उसको ढूंढ ढूंढ के डिस्ट्रॉय करता है। पहले तो ढूंढता है फिर डिस्ट्रॉय। सिक्स्थ है हमारे पास फॉस्फोरस। ठीक है, अब फॉस्फोरस जो है वो स्किन कैंसर में यूज करते हैं, तो होप सो ये नोट कर लिया होगा, स्क्रब करें। 1 मिनट देते हैं, बस 2-3 और बचे हैं। तो सिक्स है हमारा फॉस्फोरस। ठीक है, फॉस्फोरस का 32, फॉस्फोरस 32। ठीक है, इसको नीचे नहीं। हम्म, अब फॉस्फोरस 32 ये भी क्या करता है, यूज टू डिस्ट्रॉय ब्लड सेल, ये भी ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय करने में
क्योंकि वो क्या हो रही होती है स्किन कैंसर में, ठीक है, यूज हो रहा था। एंड स्किन कैंसर, स्किन कैंसर में यूज किया जाता है हमारा फॉस्फोरस, ठीक है। ब्लड सेल में कुछ दिक्कत होती है तो उसके लिए। फिर हमारे पास है आयोडीन 131। आयोडीन 131 भी क्या कर रहा है, ये भी एक बीमारी में जो अक्सर लोगों को हो जाती है, फाइन थायराइड ग्लैंड एंड, मतलब एक तरह से गोइटर को डिस्ट्रॉय करने के लिए, गोइटर खत्म करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए बेसिकली यूज किया जाता है। टू फाइन थायराइड, टू फाइन थायराइड ग्लैंड टू डिटेक्ट गोइटर, ठीक है। गोइटर क्या है, घेंगा रोग। घेंगा रोग में हमको आयोडीन 131 आइसोटोप यूज करते हैं, जो क्या कर रहा होता है, डिटेक्ट करता है कंडीशन ऑफ गोइटर, या गोइटर है या नहीं ये, ठीक है। फॉस्फोरस 32 क्या कर रहा है, स्किन कैंसर को या ब्लड से रिलेटेड कोई दिक्कत है उसमें, ठीक है। कोबाल्ट भी लेकिन वो ब्लड कैंसर के लिए प्रॉपर यूज किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे रेडियो एक्टिव यूजेस हैं, रेडियो एक्टिविटी के यूजेस हैं हमारी बॉडी से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम फ्यूजन फिजन पढ़ेंगे, रेडियो न्यूक्लियर फिजन और चेन रिएक्शन वगैरह भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी। कुछ भी आपको नया पढ़ना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं। तो और आपको अगर रिटन नोट्स चाहिए हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।